जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आपको आज फेज़ 2 एयरफोर्स का सिलेक्शन रिव्यू में बताने वाला हूँ। और मेरा 10 ASC बीटा में था और वहाँ पे हमारी क्या क्या प्रोसेस थी, मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो फेज़ 2 की बात आती है, जिसमें से वो रनिंग करवाते हैं, पुशअप्स करवाते हैं, स्क्वाट्स करवाते हैं, सीटअप्स करवाते हैं और SRT होती है और GD होती है। तो सबसे पहले फेज़ 2 अगर जो आप कहीं भी देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपका डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। तो डॉक्यूमेंट्स में आप लोग क्या क्या ले जाएंगे? सबसे पहले तो फेज़ 1 का एडमिट कार्ड, जो आप जब एग्ज़ाम्स देने गए थे तो आपके वेरीफाई हुए थे। तो उसके बाद फेज़ 2 का एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड आती है वो फेज़ 2 का एडमिट कार्ड निकलवा लेंगे, वो भी कलर में। उसके बाद 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद आप आधार कार्ड या फिर कोई ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ ले जाएंगे जिससे वो आपकी पहचान कर सके। उसके बाद सबसे पहले वो बाहर जब जाएंगे आप अपने सेंटर पे, चाहे वो किसी भी सेंटर पे हो, मेरा 10 ASC बीटा था, बट आपको कहीं भी हो, दिल्ली में हो या फिर कानपुर सेंट्रल हो, कि आपको कोई भी ASC में है, सारा का सिलेक्शन प्रोसेस यही है। सबसे पहले वो गेट पे 5 बजे रिपोर्टिंग टाइम होती है, तो सारे बच्चे 4 बजे से वहाँ पे जाने लगते हैं। तो सबसे पहले जब वहाँ पे आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको चेस्ट वाइज के हिसाब से 180 को इधर और 180 के बाद वाले को इधर कर देते हैं। वो चेस्ट नंबर के हिसाब से सबको है जो बाहर लाइन में खड़ा कर देते हैं। उसके बाद फिर वो है जो सबको बोलते हैं कि सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारा अपना फेज़ 1 का एडमिट कार्ड जो वेरीफाई हुआ है वहाँ पे। और अगर जो किसी बच्चे का फेज़ 1 का एडमिट कार्ड खो गया है तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, वो एक ऑप्शंस देते हैं कि जिसका फेज़ 1 का एडमिट कार्ड खो गया है वो यहाँ पे आ जाए। उसके बाद वो उसका सॉल्यूशंस देते हैं। उसके बाद सबसे बोलते हैं फेज़ 1 का एडमिट कार्ड लाओ, फेज़ 2 का एडमिट कार्ड, उसके बाद डोमिसाइल और उसके बाद एक आधार कार्ड जिससे वो आपकी पहचानते हैं। उसके बाद वो है जो सबको सीरियल नंबर से एंट्री करवाते हैं और वहीं पे गेट पे वो लगी हुई रहती है हाइट मापने के लिए, जो मिनिमम 152 सेंटीमीटर है। तो वो हाइट तो सभी बच्चे को पहले से ही पता होता है कि मेरा इसमें हाइट है, तो सबको वो हाइट्स मापते हैं, अंदर ले जाते हैं सबको बारी बारी से। उसके बाद वो है जो किनारे में ऐसे करके सबको बैठा देते हैं रोड पे। उसके बाद सबको चेस्ट वाइज नंबर से सबको चेस्ट नंबर प्रोवाइड किया जाता है और चेस्ट नंबर प्रोवाइड करने के बाद सबको वो चेस्ट नंबर के हिसाब से वो आगे ले जाते हैं और वो जो फिंगर्स लेते हैं जिससे कैंडिडेट्स का प्रेजेंस पता चलता है। सबसे पहले वो आपका फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, आपका फ़ोटो लेते हैं, जो सेम आपको फेज़ 1 के एग्ज़ाम्स में हुआ था। उसके बाद वो है जो आपसे एक जगह साइन करवाएँगे। उसके बाद वो आपको उस जगह पे सब ग्रुप वाइज ले जाएँगे जहाँ पे आपका रनिंग शुरू होने वाला है। उसके बाद वो ले जाएँगे और आपसे एक जगह और साइन करवाएँगे, उसमें आपको ज़िला का नाम लिखना हो, ये सब होता है, साइन करना होता है, आपका नाम लिखना होता है। वहाँ पे आप लिख देंगे, साइन कर देंगे, तो उसके बाद आपको है जो बैठाया जाएगा सबको ग्रुप वाइज के हिसाब से, जिसका जिस ग्रुप में रनिंग है उसको उस ग्रुप्स में आराम से बैठाया जाएगा। उसके बाद आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा। जब आप फेज़ 2 का एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे तो उसमें 3rd पेज उसमें लिखा होगा टैटू सर्टिफिकेट, और जो 18 साल से नीचे और 18 साल से ऊपर का है उसका उसमें साइन ले लिया जाता है। अगर जो आप 18 साल से नीचे हैं तो आप अपने उसमें मम्मी से या पापा से साइन करवा करके जाएंगे। अगर जो आप 18 साल से बाद हैं तो कोई बात नहीं है, आप वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे आप खुद साइन कर लेंगे। वो आपसे फॉर्म भरवाएंगे, आपका फॉर्म जमा कर लेंगे। अगर जो किसी का टैटू है तो वो उससे पूछ लेंगे किसी का टैटू है या नहीं। अगर जो होते हैं तो वो उससे पूछ लिया जाता है। उसके बाद है जब वो आपको रनिंग के लिए ले जाने के लिए रेडी करेंगे, बोलेंगे जिसको टॉयलेट या फिर बाथरूम जाना है वो 2 मिनट में आ जाएगा। उसके बाद वो आपको है जो आराम से सबको जो भी बैग्स होते हैं जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब ले जाते हैं, उसको एक जगह वो रखवा देते हैं। उसके बाद सबको रेडी करके बस में बैठा करके, और जहाँ पे आपको एक हॉल होता है जिसमें आपको SRT या फिर GD या फिर जहाँ पे आपको चेस्ट नंबर मिला था, वहाँ से 1.6 यानी 1600 किलोमीटर दूर, मतलब वो अंदर ASC में ही आपको बस से हम लोग को ले जाया गया था। उसके बाद वहाँ पे सर होते हैं जो आपको बारहमाह पे सब करवा देते हैं, एक्सरसाइज करवा देते हैं। उसके बाद वो आपको सीरियल नंबर से है जो बैठाते हैं। वहाँ पे भी बोलते हैं कि जिसको टॉयलेट या फिर बाथरूम जाना है जाओ। उसके बाद एयरफोर्स का वो कार आती है, वो आगे वहाँ पे रहती है। उसके बाद बीच में सबको रेडी किया जाता है और पीछे से एम्बुलेंस जाती है। वो सर ऐसा स्ट्रक्ट कर देते हैं कि किसी भी बच्चे को अगर जो प्रॉब्लम्स है तो वो बोल सकता है कि मैं इस रनिंग में भाग नहीं ले सकता हूँ। अगर जब वो ऐसा नहीं कर सकता है तो वो आराम से दौड़ेगा और एकदम हिम्मत के साथ दौड़ेगा
और उसके बाद कोई अगर जो प्रॉब्लम हुई तो पीछे एम्बुलेंस जाएगा और उसमें बैठ जाएगा। लेकिन आप एक बात याद रखें कि जो बच्चे एम्बुलेंस में बैठ जाएंगे वो दौड़ से बाहर हो जाएंगे, और जब दौड़ से बाहर यानी वो इस सिलेक्शन का हिस्सा ही नहीं है। उसके बाद वो रनिंग के लिए आपसे जो बोलेंगे कि जो लाइन होती है वो तो यहाँ पे इतना सारे बच्चे ना बैठे होते हैं, जैसे पिछला बच्चा जो जाकर जो क्रॉस कर जाएगा उसके बाद वो टाइमिंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आगे गाड़ी चलती है, पीछे से सब रनिंग करते हैं। तो इसमें रनिंग में आप यही याद रखिएगा कि मतलब पूरा मतलब पॉजिटिव में रहना है, इस मतलब किसी भी नेगेटिव प्रकार का बात नहीं सोचना है, और एकदम हौसला के साथ एकदम वहाँ पे दौड़ना है। और 7 मिनट बहुत टाइम होते हैं आपके पास। आप या तो नॉर्मल स्पीड से दौड़ सकते हैं, या तो आप अपना शुरू में मेंटेन रखिए, उसके बाद लास्ट का 2 मिनट आप है जो पिकअप में वहाँ पे खींच सकते हैं। तो जब मेरी बैच में जितने भी बच्चे थे उसमें मेरा 4th आया था, और मैं इस हिसाब से दौड़ा था कि जैसे ही सर बोले गो, उसके बाद मैं वो 7 मिनट में 420 सेकंड होते हैं, मैंने 30 सेकंड मतलब नॉर्मल स्पीड से दौड़ा। लास्ट में जो सेकंड्स बच रहे थे उसमें मैंने स्पीड से खींच दिया, तो मेरा 4th आए थे। उसके बाद वो आपको कुछ मिनट के टाइम्स देते हैं, सब बच्चे को बारी बारी से, जो बच्चे छट जाते हैं वो तो उसको बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद सबको ले जाया जाता है अंदर, एक वो रहता है बना हुआ, उसके नीचे सारे बच्चे को ले जाते हैं, सबको अच्छे से खड़े करते हैं, बैठा। उसके बाद वो बता देते हैं कि पुशअप्स कैसे करना है, ऐसे करके, ऐसे डाउन अप डाउन अप। उसके बाद पुशअप्स हो गया, उसके बाद स्क्वाट्स के बारे में भी वो बता देते हैं। उसके बाद वो आपको सीटअप्स के बारे में भी ऐसे करके बता देते हैं कि कैसे करना है। उसके बाद सारे वो वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो अगल बगल में घूमते रहते हैं, और आपसे वो सबसे पहले पुशअप्स करवाएंगे, फिर 20 स्क्वाट्स करवाएंगे, फिर 10 सीटअप्स करवाएंगे, और सबके बीच बीच में वो 1-1 मिनट का टाइम देते हैं। और अगर जो मान लीजिए कि आपका पुशअप्स नहीं आ रहा है, या फिर स्क्वाट्स में प्रॉब्लम हो रहा है, सीटअप में तो जनरली बच्चे को प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, तो आप ऐसा कोशिश कीजिएगा कि आप जो वो वहाँ पे जो पुशअप्स इसको करवाया जाता है उसको बीच में रहें, क्योंकि उसमें चेस्ट नंबर वाइज के हिसाब से नहीं होता है, चेस्ट नंबर वाइज के हिसाब से उसके बाद होता है। तो आप उसमें रनिंग और फेज 1 एडप्टिलिटी जो टेस्ट होती है, पीएफटी टेस्ट होती है, उसमें आप हैं जो बिना चेस्ट नंबर के हिसाब से, तो आप कोशिश कीजिए कि आप बीच में रहें, ताकि आपका 1-2 पुशअप्स भी अगर जो नहीं होंगे ना, तो उसमें बीच में आप है जो आपको नहीं पता चलेगा और आप निकल सकते हैं। तो आपका पुशअप्स या फिर स्क्वाट्स या फिर सीटअप्स में प्रॉब्लम है तो आप बीच में चले जाएंगे। मेरे बगल में, मैं तो किनारा में था क्योंकि मेरा अच्छे तरीक़ा से प्रिपेयर था पुशअप से सब, पीएफटी फर्स्ट। उसके बाद मेरे जो दाएं साइड में थे उसका नहीं हो रहा था, उसको बट बीच में जाना चाहिए था, बट वो किनारा में था और वो गिर गया, तो उसको बाहर निकाल दिए। उसके बाद फिर आपको पुशअप ये सब करवाने के बाद जो बच्चे छट जाते हैं, अधिकतर पुशअप भी ज़्यादा छटते हैं, 1-2 स्क्वाट्स में छटते हैं। उसके बाद सीटअप्स में जनरली बच्चे नहीं छटते हैं। उसके बाद वो आपको एक हॉल में ले जाया जाएगा, उसके बाद चेस्ट नंबर के हिसाब से सबको हॉल में ऐसे ऐसे करके बैठा दिया जाएगा। उसके बाद वो एसआरटी के लिए आपको तैयार करेंगे, और उसमें एसआरटी के पहले आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स वो बोल देंगे कि 10th का जो सीबीएसई से होते हैं उसका 10th का 12th का मार्कशीट और एडमिट कार्ड एक ही में होते हैं। तो सारे बच्चे को है जो तीन पार्ट में रहेगा, एक में मतलब 3 बार में आपसे डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा। एक बार में है जो सर बोल देंगे कि सारे जो बच्चे हैं जो ओरिजिनल का 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, उसको स्टेप कर करके ओरिजिनल को अलग रखेगा, और उसको 2 कॉपी को 3 जगह अलग रखेगा। 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, और उसके बाद वो डोमिसाइल, उसको वो स्टेप करके बोलेंगे कि 3 इसका मतलब एक ओरिजिनल हो गया। उसके बाद 1, 2, 3 उसका कॉपी करके वो स्टेप करके वो आपसे रखवाएंगे। उसके बाद वो आएंगे आपसे वो मोहर लेकर के, जिसको लगाया जाएगा, जिसमें आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका चेस्ट नंबर, ये सब लिखना होगा। वो आप सारे में जितना भी आपको जीरोक्स होंगे उसमें सब में मार दिया जाएगा मोहर। उसके बाद आपको है जो उसमें सारे भर देंगे आप अच्छे से। उसके बाद वो आपसे जो कलेक्ट करेंगे बारी बारी से एसआरटी के लिए, वो आपसे एक ऐसा सीट प्रोवाइड करेंगे। मेरे पास वो मैं जब प्रिपरेशन करने के लिए गया था तो सीट्स मिला था, मैं आपको सीट्स अभी मैं दिखाता हूँ। इस तरीक़ा का आपको वो सीट्स देंगे, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नाम ये सब भरना है, उसके बाद यहाँ पे डेट भरना है, रोल नंबर भरना है, सिग्नेचर करना है, और अगर प्लेस आपका कौन सा कहाँ पे है वो करना है। उसके बाद फिर आपको इस तरीक़े से 30 मिनट्स में 35 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे, जिसमें से आपको बोलेंगे कि जितना भी एसआरटी में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सारे बच्चे इसमें पेंसिल का यूज करेंगे। अगर जो आप पेन का यूज इसमें कर दिए एसआरटी वाले में, उमर सीट में, तो आप बाहर निकाल दिए जाएंगे। इसमें सारे पेंसिल से आपको भरना होता है, और उसके बाद आप अच्छे से इसको गोला करेंगे, और उसके देखिए इसके बगल में आपको एक खाली जगह छूटेगा, ऑप्शन ए बी सी डी रहेंगे। उसके बाद में एक बॉक्स भी रहेंगे, उसमें आपको अगर जो आप ए कलर किए हैं तो आप यहाँ पे ए कलर करेंगे,
लिखेंगे। यहाँ पे अगर जो बी दूसरा में किए हैं तो यहाँ पे बी यहाँ पे लिखेंगे। जो खाली बॉक्स होते हैं ना उसमें वही लिखना होता है जो आप हैं जो ओमर शीट में मार्क करते हैं कि इसका पहला का आंसर बी होगा, तो उसके बाद खाली बॉक्स में बी लिखेंगे और सारे पेंसिल से लिखेंगे, आप याद रखें। और एसआरटी में वो ऐसा नहीं बताते हैं कि 35 मार्क्स में आपको कितने मार्क्स लाने हैं, वो तो सिर्फ यही इंस्ट्रक्ट करते हैं ऑफिसर्स कि सारे बच्चे होंगे जो उसको अच्छे तरीके से उसको भरें, ताकि वो है जो उसका जब अगर जो आपका नाम, आपका रोल नंबर, आप ये सब मैच नहीं करेंगे ना तो आप फेल हो जाएंगे, वो मशीन नहीं रीड करेगी। तो इसलिए आप इस चीज़ का टेंशन छोड़ दीजिए कि मतलब हमको है जो कितने मार्क्स आएंगे। आप ये मन में लेकर के रखिए कि सबसे पहले आप है जो उसको अच्छी तरीके से भरेंगे, इस तरीके से भरेंगे ताकि वो मशीन रीड कर ले। उसके बाद कितने बच्चे पेंसिल से जल्दी जल्दी में करते हैं, वो अपना मार्क ये जो मार्क शीट होते हैं उसको इस तरीके से ऐसे कर देते हैं, वो वहाँ पर रीड नहीं ले पाते। इसको मतलब अच्छे से इसको भरना है। उसके बाद ये ध्यान में रखना है कि 30 मिनट्स में आपका 35 मार्क हो जाने चाहिए। वो मेंटल टेस्ट देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि आपको कितना मार्क्स आया, वो उस हिसाब से मशीन में जाती है तो वो रीड कर लेती है। उसके बाद वो आते हैं, कुछ देर के बाद 20 मिनट या 30 मिनट के बाद वो ऑफिसर्स आते हैं और पोडियम पर चढ़ करके वो चेस्ट नंबर वाइज के हिसाब से बोलते हैं कि जिसका मैं चेस्ट नंबर बोलूँगा वो कैंडिडेट यहाँ पे आ जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के, क्योंकि अंदर हॉल में जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना होता है ना, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स बारी बारी से लेते हैं। वो जिसका वो चेस्ट नंबर बोलते हैं वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के आते हैं और उसको जिसका वो चेस्ट नंबर बोल दिए वो समझिए को बाहर हो गया है। उसके बाद वो चेस्ट नंबर को बाहर करते हैं, सारे बच्चों को इकट्ठा करते हैं, उसको बाहर भेज देते हैं। जो अंदर भेद बच जाते हैं उसको बोलते हैं कि कांग्रेचुलेसन यू आर सिलेक्टेड इन एसआरटी, मतलब आप एसआरटी क्वालिफाई कर गए हैं। उसके बाद वो है जो उसके बाद जीडी के लिए वो प्रिपेयर किया जाता है। तो जितने बच्चे बच गए हैं उसको चेस्ट नंबर के बाद के सबसे अच्छे से बैठा दिया जाता है। और जीडी के लिए 18 बच्चों का हम लोग को ग्रुप बनाया गया था। तो जीडी के सब 18 बच्चे को जितना 18 बच्चे को सबको अंदर से हॉल से बाहर लेकर के वहाँ पर ले जाता है, वहाँ पे ले जाया जाता है जहाँ पे आपका वो पुशअप से सब हुए थे। वहाँ पे अगर एसआरटी के बाद है जो वो वहाँ पे कैफेटेरिया लिखा हुआ रहता है, जहाँ पे आप पुशअप्स वगैरह ये सब होता है, वहाँ पे कैफेटेरिया, वहाँ पे आपको खाना मिल जाता है 100 रुपये सब में। और आप मिनिमम 100 या 150 रुपये आप वहाँ पे ले जाएंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि दिन भर से सुबह 5 बजे रिपोर्टिंग होते हैं, आप रूम से 3 या 4 बजे निकलते हैं। वहाँ पे आपको निकलते निकलते मेरा तो 8-9 बज गया था, तो बीच में वो खाने का टाइम देते हैं, तो उसमें वो कैफेटेरिया में 10 या 100 रुपया या 150 रुपया आप ले जाएंगे तो वहाँ पे आपको खाना मिल जाएगा। उसके बाद जीडी के लिए सारे बच्चे को प्रिपेयर 18-18 ग्रुप में किया जाएगा। उसके बाद वो आपसे साइन करवाएंगे। उसके बाद आपको जीडी के लिए ऐसा फेयर सीट दिया जाएगा। जब 18 बच्चे को आप ग्रुप बनेंगे ना तो उसमें एक ऐसा प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें ऊपर में यही कितना एएससी है इसका नंबर भरना रहेगा। मेरा 10 एएससी था 10, उसमें प्लेस तो बीटा, उसके बाद आपका डेट लिखा हुआ रहेगा, चेस्ट नंबर, नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर और परमानेंट रोल नंबर, ये उसमें लिखा हुआ रहेगा अंदर। क्योंकि आपके पास तो डॉक्यूमेंट्स तो सारे एसआरटी में ही ले लिए जाते हैं। बाहर के लिए आपको एक ऐसा वो सीट प्रदान करते हैं जिसमें आपको ये सब भरना होता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और परमानेंट रोल नंबर अगर जो आपको याद नहीं है तो उसके पहले वो एक तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं, उसमें आपका नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर वगैरह ये सब लिखा हुआ होता है। अंदर 1-2 फॉर्म भी वो आपसे भरवाते हैं। और आपको आप यही माइंड में रखिएगा कि जो भी इंस्ट्रक्ट करेंगे ऑफिसर्स आपको वैसा ही करना है। आप अपने मन से कुछ भी करेंगे वो आपको बाहर कर देंगे एकदम निश्चित, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस तरीके से भरवाया जाएगा। नीचे ये सब वो जीडी जब आप करेंगे तो वो ये सब करेंगे। तो सबसे पहले जीडी में क्या करना है कि आपको ऑफिसर्स जो होते हैं सब 18 ग्रुप हो गया। उसके बाद बीटा में तो 2 इंटरव्यू था, एक इधर इंटरव्यू रूम था, एक इधर था। 18 बच्चे जा रहे थे क्योंकि 350 बच्चे होते हैं, तो 18 का जब 45 मिनट तो लगा हो ही जाते हैं, 1 घंटे, तो दिन बहुत टाइम लग जाएंगे। इसके लिए 2 थे। तो जब हम लोग गए उसके बाद वो है जो सबको चेस्ट नंबर 22 है जो इस तरीक़ा से गोला में ऐसे करके बैठा दिया जाएगा। 2 यहाँ पे ऑफिसर्स रहेंगे। उसके बाद वो बोलेंगे कि डियर कैंडिडेट्स आई रीड ए, वो आपको क्लिप भी सुना सकते हैं, नहीं तो वो आपको पढ़ भी सकते हैं। आई रीड ए पैसेज, या फिर जो मैं आपको पढ़ूंगा वो आई गिव यू 10 मिनट्स एंड यू लिसन केयरफुली एंड रीड। अब उसके पहले आपको 2 सीट्स भी दिए जाएंगे, एक रफ सीट दिए जाएंगे, एक फेयर सीट दिए जाएंगे। तो बोलते हैं कि यू रीड केयरफुल, यू लिसन केयरफुली एंड नोट ओनली की पॉइंट्स एंड यू हेल्प ऑफ की पॉइंट्स यू रीड इन फेयर सीट। यानी जो आपको रफ सीट में जो आप की पॉइंट्स नोट करेंगे उसी के हिसाब से आप फेयर सीट पे लिखेंगे। जब आप फेयर सीट पे लिखेंगे ना तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे लिखा, यहाँ पे जो यहाँ पे शुरू में जो इसका जो प्रिंटिंग होते हैं उसी का आप नीचे से लिखना शुरू कीजिएगा। इसका नीचे से बाहर वो चौथाई छोड़ देना है। उसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइन लिखेंगे।
उसके बाद बॉडी में 3-4 पॉइंट्स लिखेंगे, मिनिमम 4 पॉइंट्स। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे कंक्लूजन लिखना होता है, तो आप यहाँ पे कंक्लूजन भी लास्ट में 3 या 4 लाइन में लिख सकते हैं। उसके बाद वो है जो आपसे फेयर सीट इकट्ठा कर लिया जाएगा। एक बोलेंगे कि चेस्ट नंबर इतना, प्लीज कलेक्ट ऑल फेयर सीट्स। उसके बाद वो आपसे सारे वो फेयर सीट नहीं, वो आपसे लिए जाएंगे। उसके बाद फिर वो सभी को है जो कलेक्ट करके वहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद फिर है जो सबको बोलेंगे कि जो आपका फेयर सीट है, सॉरी फेयर सीट जो ये होते हैं वो सब एक कैंडिडेट सबको कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास सिर्फ रफ सीट बच जाएंगे। उस बोलते हैं कि अगर जो आप कभी कभी बीच में अगर जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो रफ सीट के सहायता से नरेशन है जो दे सकते हैं। उसको सारे बच्चों को 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद वो बोल रहे थे कि डियर कैंडिडेट्स प्लीज यू, इंट्रोडक्शन में तुमको सिर्फ यही बोलना है कि तुम्हारे बारे में, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से हो, तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद हॉबीज, ये इतना ही बोलना है। और 50 सेकंड आपको नरेशन बोलना है, जिसमें से आपको है जो नरेशन बोलना है, और मैं आपको नरेशन के हिसाब से ही आपको सिलेक्ट करूँगा। वैसे ऑफिसर्स वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले वो पैसेज को पढ़ दिए, नरेशन को पढ़ दिए। उसके बाद हम लोग की पॉइंट नोट किए, की पॉइंट फिर के हिसाब से फेयर सीट लिखे। फिर फेयर सीट सर ले लिए। वहाँ पे 2 सर रहते हैं, फेयर सीट चेक करते हैं चेस्ट नंबर के हिसाब से, और एक आपको जो इंट्रोडक्शन जब आप देंगे, नरेशन देंगे ना, तो एक सर है जो वो चेक करेंगे। सारे बच्चे को 1-1 मिनट के हिसाब से बोल दिया जाएगा। उसके बाद मेरा तो टॉपिक ये था हाउ टू हैंडल एग्जाम स्ट्रेस, यानी डील विथ एग्जाम स्ट्रेस, ऐसा मेरा टॉपिक था। उसके बाद डील विथ एग्जाम स्ट्रेस टॉपिक में वो सर पढ़ दिए, उस हिसाब से हम लोग रफ शीट पे लिखे, रफ शीट के हिसाब से हम लोग फेयर सीट पे लिखे। फिर फेयर सीट है जो ले एक कैंडिडेट आकर के सारे को है जो कलेक्ट करके सर को दे दिया गया। उसके बाद हम लोग को टाइम दिया गया कि सारे बच्चे हैं जो बारी बारी से अपने इंट्रोडक्शन और नरेशन देंगे। तो सब नरेशन दिए, अपने इंट्रोडक्शन दिए, फिर नरेशन दिए। उसके बाद बोले कि मैं आप लोग है जो ग्रुप डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। सारे बच्चे ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे जब, तो मेरा तो अच्छे से तैयारी था, तो मैंने ग्रुप डिस्कशन में तो मिनिमम 3 बार आपको पार्टिसिपेट करना होता है। तो मैंने फर्स्ट में ही बहुत जल्दी में तो 3 बार पार्टिसिपेट कर दिया। उसके बाद सर वैसा बोल रहे स्टार्ट किए कि हु स्टूडेंट्स आर मोर पार्टिसिपेट इन जीडी प्लीज स्टॉप, यानी जो बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो रुक जाए। और अगर जो चेस्ट नंबर के हिसाब से वो जिनको वो रोक दिए, समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन हो गया, वो आपको पास कर दिए। उसको जो बच्चे नहीं बोल रहे थे, जिनको इंग्लिश बोलने में दिक्कत हो रही थी, वो की पॉइंट के हिसाब से वो टूटे फूटे फेयर सीट में तो लिख दिए रफ शीट की सहायता से, लेकिन जब उनको बोलना आ रहा था ना तो वो नहीं बोल पा रहे थे। तो वो सबको चेस्ट नंबर वाइज के हिसाब से कि चेस्ट नंबर इतना प्लीज स्पीक, चेस्ट नंबर इतना तुम कंक्लूड करो, चेस्ट नंबर इतना तुम कुछ बोलो इसमें। तो वो चेस्ट नंबर के हिसाब से मौका देते हैं। अगर जब उसमें नहीं बोल पाते हैं ना तब वो आपको बाहर करते हैं। तो यहाँ पे जीडी हो जाएगा। फिर आपको है जो फिर खाने के लिए कुछ बच्चे हैं जो नहीं खा पाते हैं, तो उसको फिर खाने के लिए मौका दिया जाएगा। फिर आपको हॉल में सबको बैठा दिया जाएगा। फिर वो फिर सर पोडियम पे चढ़ेंगे, जिसमें एसआरटी में जिस प्रकार से बाहर किए थे उसी प्रकार से आपको है जो चेस्ट नंबर बोला जाएगा। उसके बाद जो भी बच्चे को चेस्ट नंबर बोला जाएगा समझिए कि उसको बाहर करना है। फिर उसके बाद जीडी में भी बाहर हो गया। उसके बाद सारे बच्चे बच गए, यानी वो फाइनल उसका पीएफटी और एडेप्टिबिलिटी टेस्ट हो गया। तो उसके बाद वो सर बोल देते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स यू आर पास इन जीडी सेलिब्रेशन। तो उसके बाद सारे बच्चे वहाँ पे समझ जाते हैं कि मेरा हो गया है। उसके बाद कुछ मिनट का वो टाइम देते हैं। उसके बाद फिर है जो आपका मेडिकल का टाइम दे दिया जाता है। मेरा तो गोरखपुर का मेडिकल दिया गया है। सारे बच्चों को एक दिन में मतलब 42 बच्चे को वो देते हैं। तो मेरा तो गोरखपुर गया है। उसके बाद जब वो प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद वो आपसे बोलते हैं कि सारे बच्चे अच्छे से कान साफ़ करवा लेगा, नाक साफ़ करवा लेगा, दांत साफ़ करवा लेगा, और अपना बॉडी मतलब अच्छे से प्रिपरेशन होकर के जाना है, अच्छे से बाल कटिंग करके जाना है, ताकि वो मतलब जल्दी। और अगर जो जिस दिन आपका मेडिकल रहेगा उसके पहले वाली रात, मतलब उस रात को आप हैं जो 8 बजे खाना खाएंगे। उसके बाद वो कुछ नहीं खाएंगे, सुबह नहाना है, फ्रेश होना है, और आपको बिना चाय बिना बिस्किट के वहाँ चले जाना है, क्योंकि तब आपका रिपोर्ट अच्छा आएगा। ऐसे सर इंस्ट्रक्ट कर रहे थे। और वहाँ पे फिर सबको फेयर सीट वो दे दिया जाएगा, सॉरी मेडिकल डेट। उसको सारे बच्चे को बोलेंगे कि जिस दिन दिया हुआ है, जिस टाइम में दिया गया है, जिस समय में दिया गया है, आप उसी समय उसी टाइम को आप वहाँ पहुँचेंगे, और आपको है जो मेडिकल का वो किया जाएगा। और जानबूझ करके अगर जो आपको रेड कार्ड दे दिया गया है तो आप जो टेंशन नहीं लिया, प्री मेडिकल में आपको जनरली क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या क्या फेज़ 2 में आपके साथ होने वाला है। और कुछ वैसे चीज़ें हमसे छूट गई होगी या फिर लगातार बोलने में मैं थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा, तो कोई बात नहीं है, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं सारे बच्चे को अच्छे से मैं दे दूँगा। वहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा कि एक दिन पहले वहाँ पे पहुँच जाइए, रिपोर्टिंग टाइम में 1 घंटा पहले पहुँच जाइए।
और अच्छे से आप फेज़ 2 को दीजिए और पूरा हौसला पॉजिटिव बनाए रखिए। और अच्छे से मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप जाइए और ईमानदारी से आप वहीं कीजिएगा जो आपको इंस्ट्रक्टर वहाँ पे ऑफिसर्स बोलेंगे, क्योंकि तब आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद फिर आपको है जो बाहर निकाल दिया जाएगा और सारे बच्चे हैं योगा करके बाहर चले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को है जो फेज़ 2 का सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर किसी चीज़ में आपका जो समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।